वेलकम स्टूडेंट्स। एक बार फिर 9th क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर सेल बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ के थर्ड पार्ट के साथ में, जिसमें हमको सेल के डिफरेंट पार्ट के बारे में पढ़ना है। देयर आर मेनली 4 पार्ट which are visible under the compound microscope, which are already prepared. The onion slide you have seen these parts of the cell. Number 1 cell membrane, number 2 cell wall, number 3 nucleus, or number 4 cytoplasm. Now come at the first point, first part of the cell membrane. The outermost covering of the cell that separate the content of cell from its external environment and from the content of other cell. ये सेल का जो बाहरी कवर है, ये बाहरी लेयर है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और दिस इज एक्सटर्नल environment, or this is internal environment. This plasma membrane separate the external environment from cell, and if two cells are adjacent, then this plasma membrane separate the one cell content to the other cell content. So it is the outermost covering of the cell. तो दिस इसे बाहरी कवरिंग को ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. द अदर नेम ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो. Cell membrane is also called selectively permeable membrane because it allow or permit the entry and exit of some material in and out of the cell. It also prevent the movement of some other material. इसके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि इट permit the entry of some substance and it also allow the exit of some substance. Therefore, this is called selectively permeable membrane or the semi-permeable membrane. Other name of the selectively permeable membrane, that is semi-permeable membrane. This is the nature of the cell membrane. Cell membrane का nature है selectively permeable membrane होना और semi-permeable membrane होना. Semi means partially. कुछ चीज़ों को allow करता है entry करने के लिए, कुछ को नहीं करता है. कुछ को एग्जिट करने के लिए परमिट करता है, कुछ को एग्जिट करने के लिए परमिट नहीं करता है. तो इसलिए इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं या सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं. सेल मेम्ब्रेन का नेचर है. एग्जिट ऑफ द एंट्री मटेरियल टेक प्लेस बाय टू प्रोसेस. फर्स्ट प्रोसेस डिफ्यूजन और सेकंड इज ऑस्मोसिस. नाउ द फर्स्ट प्रोसेस डिफ्यूजन, the process of intermixing of the particle of one material into the particle of other material spontaneously on their own without any giving extra force. The particle move on their own from its higher concentration to lower concentration. जहाँ उनका concentration अधिक होता है उससे लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल अपने आप मूव करने लगते हैं. इसी प्रोसेस को डिफ्यूजन बोलते हैं. तो दिस इंटरमिक्सिंग वन पार्टिकल ऑफ वन मटेरियल, एक मटेरियल के पार्टिकल दूसरे मटेरियल के पार्टिकल के अंदर अपने आप जाकर के मिक्स होते हैं, ये कहलाता है डिफ्यूजन. बाय दिस प्रोसेस carbon dioxide and oxygen can move across the cell membrane by this process. जो गैसेस होती हैं वो इसी तरह से डिफ्यूज हो जाती हैं. जैसे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन एक्सटर्नल एयर में अधिक होता है, सेल कंटेंट में कम होता है, तो ऐसी कंडीशन में ऑक्सीजन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल कंटेंट की तरफ मूव कर जाती है, अंदर चली जाती है, एंट्री कर जाती है.
और यदि सेल कंटेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन अधिक है, इसलिए वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को या सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके उसके पार्टिकल बाहर चले जाते हैं। जैसा कि रेस्पिरेशन यदि सेल करती है तो ऐसा होता है। तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस बहुत सारी बायो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो सेल की होती हैं, जो सेल के अंदर केमिकल प्रोसेस होती हैं, उनमें हेल्प करता है। तो CO2 और ऑक्सीजन का जितना लेन देन होता है रेस्पिरेशन के समय पर, वो इसी प्रोसेस के द्वारा संभव हो पाता है। तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस है। तो गैस पार्टिकल इजीली मूव कर जाते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। जिस तरफ उनका कंसंट्रेशन अधिक होता है उससे कम की ओर चले जाते हैं। फिर बाहर कंसंट्रेशन अधिक है तो अंदर चले जाएंगे, अंदर अधिक है तो बाहर चले जाएंगे। लेकिन कंसंट्रेशन जिस मटेरियल का अधिक होगा, जिसके पार्टिकल का अधिक होगा, वही पार्टिकल अधिक कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चले जाएंगे। तो सेल के अंदर अधिक है तो सेल से बाहर चले जाएंगे, और सेल के बाहर अधिक है तो अंदर चले जाएंगे। इस तरह से गिव एंड टेक प्रोसेस होता है मटेरियल का डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा। द अदर प्रोसेस इज like a diffusion, that is osmosis, the movement of water molecule from its higher concentration region to lower concentration region through semi-permeable membrane on their own. Osmosis also obey the law of diffusion, लेकिन इसमें केवल जो कंसंट्रेशन जो मायने रखता है वो केवल वाटर कंसंट्रेशन का होता है। तो वाटर कंसंट्रेशन, वाटर पार्टिकल का मूवमेंट है ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन। जिधर वाटर का कंसंट्रेशन अधिक है उधर से वाटर लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चला जाएगा इसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। और ये आपको ऑलरेडी आई हैव टेल्ड यू दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन which is the outermost covering of the cell. So by this process the water also can entry and exit from the cell membrane. If water concentration is greater than inner side of the cell, then water goes out from the cell. If the water concentration is greater in outer external environment of the cell, then water can entry into the cell. So the osmosis also help in the transportation of the cell, one cell to another cell, or from the external environment to internal environment to taking water. This depend upon the nature of the solution. वाटर कंसंट्रेशन किस सॉल्यूशन में अधिक है? If the medium surrounding the cell has the higher water concentration than cell, it means that outside the solution is very dilute. Such solution is known as hypotonic solution. If the इसका अर्थ यह है जैसे सेल के अंदर जो सेल कंटेंट है, साइटोप्लाज्म है, उसका भी कुछ वाटर उसके अंदर भी मौजूद होता है, तो उसका डाइल्यूशन कैसा है? यदि सेल के अंदर वाला कंटेंट है, उसका कंसंट्रेशन, उसके वाटर कंसंट्रेशन यदि अधिक है बाहर वाले सराउंडिंग मीडियम से, यानी जिसके सेल जिसमें डिप की गई है, जिसमें सेल रखी हुई है, वो उसका सराउंडिंग मीडियम है। सराउंडिंग मीडियम के अंदर ये वाटर अधिक है, वाटर कंसंट्रेशन अधिक है, तो वाटर एंट्री कर जाएगा सेल के अंदर उसकी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, बिकॉज वाटर इज फ्री, वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, बट more water will come into the cell than it will leave. If solution of surrounding medium is hypotonic solution, then water molecules move across the cell membrane and
water will come into the cell, then it will swell. Overall result that water enter in the cell, so cell is likely to be swell. इस सेल फूल के अधिक उसके अंदर पानी अंदर चला जाएगा, क्यों? तो वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में या सराउंडिंग मीडियम है उसमें अधिक है और सेल कंटेंट में कम है, तो वाटर सेल के अंदर एंट्री कर जाएगा और सेल स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में सेल फूल जाती है और जो बाहर से पानी अंदर की ओर चला जाता है। तो students, you can understand that the movement of water depend upon the water concentration, or this water is enter into the cell by osmosis process. In this condition, whenever the surrounding medium solution is hypotonic solution. Hypotonic solution means, again I tell you, if the concentration of surrounding medium is higher than the cell content, then the surrounding medium solution is the hypotonic solution. In this condition, water will enter into the cell and cell will swell up. Isotonic solution. If the medium has exactly same water concentration to the cell, there will not movement of water across the cell membrane. Such solution is called isotonic solution. It means water का concentration surrounding medium का जो मटेरियल है उसमें और सेल कंटेंट दोनों में बराबर है, जबकि वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव taken across the cell membrane. It can move the both direction. The amount of the water going in the cell in same as amount going out. So there is no overall movement of water. पानी जितना अंदर जाएगा उतना ही बाहर जाएगा, क्योंकि वाटर कंसंट्रेशन सराउंडिंग मीडियम का और सेल कंटेंट का बराबर है और वाटर मॉलिक्यूल फ्री हैं मूव करने के लिए, लेकिन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चलेंगे, जबकि कंसंट्रेशन वाटर का बाहर के सराउंडिंग मीडियम में और अंदर के मीडियम में बराबर है। तो ऐसी कंडीशन में सराउंडिंग मीडियम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है, क्योंकि ये जो डेफिनेशन केवल एक्सटर्नल जो सराउंडिंग मीडियम मटेरियल है उनकी वो सॉल्यूशन का नाम दिया गया है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, the solution of the surrounding medium in which the cell is kept, but the concentration of water in surrounding medium and cell content that is same, so some amount of water will enter in the cell and some are exit from the cell in equal amount, so net amount going in the cell is the same the amount going out of the cell. So there is overall no movement of the water. The size of cell remains same. ना अंदर जाएगा पानी ना बाहर जाएगा अंदर जाएगा बाहर जाएगा, लेकिन अमाउंट दोनों का बराबर होगा, इसलिए सेल की साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तीसरी कंडीशन है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इफ द मीडियम हैज लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर देन सेल करंट, इट मीन्स दैट इज वेरी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन सराउंडिंग मीडियम का बहुत गाढ़ा है, उसमें वाटर कम है, वाटर कंसंट्रेशन कम है और सेल कंटेंट का अधिक है, देयरफॉर सेल विल लॉस वाटर। Such solution is known as hypertonic solution. Water molecules are free to move across the cell membrane in both directions, but more water go out from the cell than enter the cell. Therefore, cell will shrink. Cell आपकी सिकुड़ जाएगी, क्यों? तो वाटर कंसंट्रेशन है वो सेल कंटेंट का अधिक था और सराउंडिंग मीडियम का कम था, इसलिए पानी जाएगा दोनों तरफ लेकिन बाहर अधिक निकल जाएगा। टोटल नेट जो होगा वो एग्जिट ज़्यादा होगा
or amount of water will decrease in the inside the cell, so cell will shrink में सिकुड़ जाएगी, उसकी साइज छोटी हो जाएगी। इस प्रकार से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड isotonic and hypertonic solution, the water exit and entry depend upon the nature of the solution. It may be isotonic solution, hypertonic solution, hypotonic solution. I think you have understand that water can entry and exit from the cell. This process take place in the transportation of cell of root cell take the water from the soil. If the concentration of water is greater in soil than cell content, it means that is the hypotonic solution. जो soil के अंदर वाटर है वो hypotonic solution की तरह काम करेगा, इसलिए वाटर का कंसंट्रेशन सॉइल में अधिक होगा तो वो सेल के अंदर चला जाएगा, यानी रूट सेल के अंदर चला जाएगा, जिससे सेल के अंदर जाने से रूट पानी को लेकर के अपनी इसी ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा दूसरी सेल को ट्रांसफर कर देती है। इस प्रकार से सारी सेल, जितनी भी रूट की सेल होती हैं, सारी पानी को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से या सॉइल से गेन कर लेती हैं। कब? जब वाटर कंसंट्रेशन इन सॉइल is greater than cell content of the cell of roots, especially root hairs. सेल के ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, वो वन सेल के होते हैं और उसके आउटर जो एक्सटर्नल जो कवरिंग होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन ही होती है, वो सेमी परमेबल होती है। और वाटर कंसंट्रेशन जब उसमें ज़्यादा होता है तो पानी अंदर चला जाता है सेल की रूट हेयर्स में, उसके बाद रूट हेयर्स अंदर वाली सेल में जिनमें वाटर कंसंट्रेशन कम है वो अंदर चला जाता है। इससे पानी की पूर्ति पौधे की सेल के लिए हो जाती है। तो ये एक नेचर हुआ सेमी परमेबिलिटी के अंदर ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के द्वारा सेल कैसे मटेरियल्स को एक्सचेंज करती है, कैसे एंट्री कर लेती है या कैसे एग्जिट करती है। तो exchange of the materials takes place by the diffusion and osmosis. Now the second nature of the cell membrane is flexibility. That is flexibility. This cell nature is flexible. The flexibility of cell membrane also very useful because it make the cell enable to cell engulf the food inside the cell from its external environment. This process is known as endocytosis. Amoeba acquire the food through this process. Amoeba is a unicellular organism. It live in the water. Food material are present in the water. तो सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है अमीबा की, जिससे सीडोपोडिया प्रोड्यूस होते हैं। सीडोपोडिया प्रोड्यूस होकर के फ्लेक्सिबिलिटी के कारण, ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो वो बैंड नहीं होंगे, मुड़ेंगे नहीं, मुड़ होकर सीडोपोडिया बनाते हैं। सीडोपोडिया उस फूड मटेरियल को सराउंड करके इनगल्फ कर लेते हैं फूड वैक्यूल्स के अंदर। इस प्रकार से अमीबा एक्वायर द फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस the process by amoeba taking the food by the help of the pseudopodia. Second organ, second part of the cell is cell wall. Cell wall only present in the plant cell, not in the animal cell. Is the difference in the animal and plant cell? Only plant cell have additional rigid outer covering called the cell wall. Cell wall lie outside the cell membrane. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके ऊपर ही एक एडिशनल
रिजिड आउटर कवरिंग होती है उसको सेल वॉल कहते हैं. इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. सेलुलोज इज ए कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज. ग्लूकोज की कम्प्लेक्स फॉर्म होती है सेलुलोज. वो सेलुलोज की एक लेयर, एक परत प्लांट की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है. वो एक एडिशनल कवरिंग होती है जो प्लांट सेल को एडिशनल सपोर्ट देती है और मजबूती देती है, जिससे प्लांट सरवाइव करते हैं हर कंडीशंस के अंदर. पानी में भी रहते हैं, हवा में भी रहते हैं, क्योंकि उनका कोई घर तो होता नहीं है. तो दिस सेल वॉल गिव द एडिशनल सेफ्टी, एडिशनल सपोर्ट to the plasma membrane of the cell. I have already told you the cellulose. It is a complex form of the glucose that provide the structural strength to the plant cell. Now the plasmolysis. This was related to the cell wall. When the living plant cell lost the water through the osmosis, then its cell content will shrink. आप नीचे देख सकते हैं. When the living plant cell lost the water through the osmosis, then its cell content will shrink and it goes away from the cell wall. It is known as plasmolysis. ये सेल मेम्ब्रेन है वो श्रिंक हो जाती है. आपने पहले भी पढ़ा है, यदि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है तो श्रिंक हो जाती है. तो सेल मेम्ब्रेन श्रिंक होती है, सेल वॉल नहीं होती. सेल वॉल अपनी जगह पर रहती है. इस मीन्स द सेल कंटेंट और सेल मेम्ब्रेन goes away from the cell wall. इसमें नीचे देख लिए, नीचे जो डायग्राम बना हुआ है, जो कर्सर, ये इम्पटी स्प्लेस है, ये सेल वॉल है और नीचे सेल मेम्ब्रेन है. इसके बीच में खाली जगह थी. इस प्रकार से सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल से दूर हो जाती है. इसी प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस. इसके अपोजिट होता है कब? If the cell take up the water by the osmosis, then cell swell up and generate the pressure against the cell wall. ये पानी अंदर आ जाए तो नेचुरल है कि वाटर अंदर जाएगा तो मटेरियल अधिक हो जाएगा और इससे वो सेल की जो सेल वॉल होती है उस पर एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, उसको टर्जिट प्रेशर बोलते हैं. तो टर्जिट प्रेशर sometime harmful, sometime it is useful. The turgid pressure press the water to goes inside the root cell from the root hairs. Cell wall make enable to withstand the turgid pressure and prevent the bursting of cell. सेल वॉल का यहाँ भी रोल है. प्लाज्मोलाइसिस में सेल शेप जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, डिफॉर्म नहीं होती है. ऐसी टर्जर प्रेशर में सेल बस्टिंग से ही, क्योंकि एडिशनल सपोर्ट देती है, रिजिडनेस देती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल वॉल. इसलिए इन टर्जिट कंडीशन में टर्जर प्रेशर से सेल वॉल सेल को बस्ट होने से भी बचाती है. इस प्रकार से सेल वॉल प्लांट सेल को कई तरह से, दोनों तरह सपोर्ट करती है. सेल वाटर की कमी में भी और वाटर की एक्सेस में भी. कब अधिक एंट्री हो जाए तो टर्जर प्रेशर से बचाती है और कमी हो जाए तो उसकी शेप को डिफॉर्म नहीं होने देती है. इस प्रकार से सेल वॉल प्लांट सेल को सपोर्ट करती है. इसलिए एक्स्ट्रा एक्जर्शंस जितने होते हैं, नेचुरल एक्जर्शंस होते हैं, उन सबको विदस्टैंड करते हैं, सहन करते हैं पौधे प्लांट सेल के इस एडिशनल कवरिंग के कारण, जो सेल वॉल कहलाती है. Now the students, this is homework. Complete your notes in your notebook. Complete the question answer given on the page
59 एंड 61। मैं सोचता हूँ आप लोग इस होमवर्क को करेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपको। आप देखते रहिए और भी लाइक देते रहिए।